देश में 1921 में जात के आधार पर जनगणना हुई, कास्ट सेंसस हुआ था। इसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए। जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। मोदी कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया है कि वो जनगणना के साथ ही जाति वाली जनगणना भी करवाएगी। ये वो मुद्दा है जिस पर विपक्ष के नेता काफी मुखर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पीएम हैं जिनके कार्यकाल में ये ऐतिहासिक फैसला हो पाया है। अब जाति जनगणना को मंजूरी के साथ ही इसको लेकर श्रेय लेने की होड़ भी मच गई है। देश में 1921 में जात के आधार पर जनगणना हुई, कास्ट सेंसस हुआ था। इसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए। जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का अहम फैसला लिया है। यानी सरकार अब लोगों से जात पूछकर जनगणना कराएगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों में खुशी की लहर है। पूरा पटना शहर पोस्टर से पाट दिया गया है। एनडीए ने सरकार के फैसले पर धन्यवाद दिया है, जबकि विपक्ष मामले पर क्रेडिट लेने में जुटा हुआ है। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में एनडीए के पोस्टर हैं, तो दूसरी तस्वीर में विपक्ष की तरफ से लगाए गए पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। तो देश भर में जाति जनगणना कराने के फैसले को लेकर जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। पोस्टर में लिखा गया है कि नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। फैसले को लेकर के जो जातीय जनगणना कराने को लेकर फैसला लिया गया है, उसको लेकर के जेडीयू जो है प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रही है। और इस पोस्टर के माध्यम से क्या करी है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। जातिगत जनगणना बिहार से भारत तक अब होगी गिनती, बनेगी सबकी नीति। जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला जो है वो लिया गया है और इसके लिए जो है धन्यवाद जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा है। और इस पोस्टर में देखिए भारत का नक्शा है, मानचित्र जो है वो दिखाया गया है। और इसमें सीधे तौर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है, भाई भाई का भी संदेश दिया जा रहा है। जेडीयू का चुनाव चिन्ह जो है वो भी इस पोस्टर में है। और नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पोस्टर जो है वो बहुत कुछ कहता है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश और मोदी की जो एकजुटता है, जो गठजोड़ी है वो और मजबूत होती हुई दिखाई जा रही है। और कहीं कहीं कह सकते हैं कि पोस्टर जो है, इस पोस्टर के जरिए जेडीयू जो है वो भी जातिगत जनगणना जो देश में कराने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है उसका श्रेय लेती नजर आ रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में कांग्रेस ने भी पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में जातीय जनगणना के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया गया है। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस ने पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा। अब आरजेडी का भी पोस्टर देख लीजिए। पटना में आरजेडी की ओर से जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें आरजेडी की ओर से बताया जा रहा है कि उसके दबाव में केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लिया। तो आपने पोस्टरबाजी देख ली, अब नेताओं की बयानबाजी सुनिए। विपक्ष के नेता क्रेडिट के चक्कर में आपस में ही फसाद कर बैठे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही है, आरजेडी लालू प्रसाद को। का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है
और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। जातीय जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़ के बीच जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो जारी किया है। यह बयान 1994 में संसद की कार्यवाही का है। जेडीयू ने सीएम नीतीश का बयान जारी करते हुए कहा कि आज क्रेडिट लेने वाले देख ले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांसद रहते 1994 में ही सदन में जातीय जनगणना की मांग उठाई थी। देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। अब पूरी खबर क्या है उसको भी एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, देश में इस बार जातीय जनगणना केंद्र सरकार कराएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने जातीय जनगणना को मंजूरी दी है। बता दें कि सितंबर में जातीय जनगणना की शुरुआत हो सकती है। जनगणना के साथ ही जातियों की गणना होगी। जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल का वक्त लगेगा। और देखिए, 1931 में आखिरी बार जातिगत गणना हुई थी और अब तक क्या होता था उससे भी एक एक करके समझिए। तो हर 10 साल पर जनगणना होती थी। कांग्रेस जातीय जनगणना के खिलाफ थी। आजाद भारत में 1951 में पहली जनगणना हुई। 2011 के बाद की बात करें तो जनगणना नहीं हुई है। 1951 से 2011 तक जनगणना में सिर्फ एससी और एसटी की गिनती होती थी। अन्य जातियों के आंकड़े जारी नहीं किए जाते थे। अब जातिगत गणना का इतिहास भी एक एक करके समझते हैं। तो स्वतंत्र भारत में जातिगत गणना नहीं हुई। अंग्रेज जातिगत गणना कराते थे। 1881 में पहली बार जातिगत गणना हुई। 1931 में आखिरी बार जातिगत गणना कराई गई। 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए। अब देखिए, किन किन राज्यों में जातिगत जनगणना हुई, वो भी जो डेटा सामने आया। लेकिन इन सब के बीच देखिए कैसे बिहार में क्रेडिट की सियासत पर नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। एनडीए नेता क्रेडिट लेने वाली आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस अपने अपने दावे पर बरकरार है। प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गणना के साथ, सेंसस के साथ पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की इस चीज को मुहर लगाया गया कि पूरे देश में गणना के साथ जातीय जनगणना भी होगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव राजनीति के छुरछुरी पटाखा अपने आप को साबित करना चाहते हैं। 1994 में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की सदन में आवाज बन रहे थे। देश के वंचितों की आवाज, देश के अति पिछड़ा, दलित, सामान्य समुदाय, अल्पसंख्यक, सबके हित को सोचने वाला एक दूरदर्शी नेता। तो अब क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, लेकिन ये सबको पता है कि ये जातीय जनगणना जो आज केंद्र सरकार ने फैसला लिया कराने का, ये जीत श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी की है। अंततः नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात
राहुल गांधी जी की आवाज भारत की आवाज है। अब बात मौसम की। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। सुबह से ही बारिश हो रही है। विभाग के मुताबिक बांग्लादेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसका टर्फ लाइन बिहार से गुजरने के कारण अगले 4 दिनों तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश और ठनका के साथ साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आंधी, बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज और भोजपुर जिले के लिए अलर्ट है। जमुई जिले के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि सुबह 11:30 बजे तक के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। तो सुबह 11:30 बजे तक का वक्त है जिसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। आंधी बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। अब देखिए, चूंकि ठनका गिर रहा है और ऐसे में कई लोगों की जान भी जा रही है, तो ठनका से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं उसे भी आप समझ लीजिए। तो बारिश के समय पेड़ के नीचे आप खड़े ना हो, क्योंकि अगर आप पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो वहां आप ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ठनका की चपेट में आ सकते हैं। इसके साथ साथ बारिश होने पर बिजली के खंभे के पास बिल्कुल भी आप खड़े ना हो। बिजली कड़कने पर पक्के मकान में जाने की कोशिश करें। ठनका के दौरान विद्युत उपकरणों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। बिजली चमकने पर तालाब और जलाशयों से आप दूर रहें। कोशिश करें कि घर के भीतर रहें। खिड़की और दरवाजों को आप बिजली जब चमके तो बंद कर दें। तो ये कुछ सावधानियां हैं और इस सावधानी के जरिए आप ठनका से बच सकते हैं। तो देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग ने अपना नंबर भी जारी किया है और वो नंबर क्या है वो भी बता रहे हैं। तो 0612 22 94 211 077 दूसरा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जो 1070 है। और आपदा के समय में इस नंबर पर पीड़ित संपर्क कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। बाकी कुछ जिलों का भी हाल जानते हैं। तो गोपालगंज जिले के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक इस दौरान ठनका भी गिर सकता है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। गोपालगंज के मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है और तेज हवा के साथ आंधी शुरू हो गई है। कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने आज बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि आज प्रति घंटे 40 से 50 की स्पीड में हवाएं चलेंगी और वज्रपात के साथ साथ बारिश भी होगी। और इस वक्त आसमान में काले और घने बादल छाए हुए हैं और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चूँकि उमस भरी गर्मी थी और अब जब मौसम सुहाना हुआ है, मौसम ने करवट ली है, तो लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और कई इलाकों में इस वक्त बारिश भी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के साथ साथ वज्रपात जब होगी तो लोगों को सावधानी बरतनी होगी और ऐसे मौसम में बेहद सावधानी जरूरी है, क्योंकि वज्रपात से लोगों की जान भी जा रही है। तो अब मौसम ने करवट ली है और तेज़ हवा के साथ साथ आंधी चल रही है और कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन आंधी पानी के साथ बारिश को लेकर और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सिवान में भी आज सुबह से बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम में हुए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। रबी और सब्जी की खेती प्रभावित हुई है। आम की फसल पर भी इस बारिश का असर पड़ा है। अब बात पेपर लीक कांड में गिरफ्तार संजीव मुखिया से पूछताछ में वे खुलासे की। ईओयू की टीम संजीव मुखिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में संजीव मुखिया ने कई खुलासे किए हैं। अब ईओयू संजीव मुखिया की अवैध संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में है। ईओयू ने इससे जुड़ा प्रस्ताव ईडी को भेजने का फैसला लिया है। ईओयू ने पिछले साल ही संजीव मुखिया पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था
और उसकी गहनता से जांच की थी। जांच के दौरान संजीव मुखिया और उसके रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति की जानकारी ईओयू को मिली थी। अब तक संजीव मुखिया की जिन संपत्तियों का पता चला है वो उसके आय से 150% ज्यादा है। अब तक ज्ञात अवैध संपत्तियों को जब्त करने के लिए ईओयू जल्द ही ईडी को पत्र लिखेगा। अब संजीव मुखिया ने पूछताछ में क्या कहा है तो देखिए, पत्नी को एमपी या एमएलए बनाना है, ये बड़ा खुलासा संजीव मुखिया ने पूछताछ के दौरान ये खुलासा किया है और कहा है कि वो चाहता था कि पत्नी एमपी या एमएलए बने, जिसके लिए फंड जुटाना था, इसके लिए मोटा पैसा चाहिए, इसीलिए पेपर लीक से जुड़े। तो ये कबूलनामा सामने आया संजीव मुखिया का। संजीव मुखिया ने कई नेता और अधिकारियों के बच्चे और मेडिकल में दाखिला कराने का दावा किया है। तो एक से बढ़कर एक खुलासे किए गए हैं। बहुत बड़े नेटवर्क की बात उसने स्वीकार की है और बताया कि दूसरे राज्य में भी अपनी जान पहचान है। संजीव मुखिया ने बताया कि पैसे की चाहत में वो पेपर लीक से जुड़ा पटना बाईपास से सटे कुछ अस्पताल और क्लिनिक के डॉक्टर सॉल्वर के रूप में काम करते थे। साथ ही अपने रिश्तेदारों के नाम से काफी बेनामी संपत्ति भी बनाई, जो 40 से 50 लाख सिटिंग के एवज में देते थे। नीट, बीपीएससी, यूपी सिपाही भर्ती और बिहार सिपाही भर्ती में इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। पूछताछ में नेता और अधिकारियों से मदद का संजीव मुखिया ने दावा किया है। तो जो कबूलनामा सामने आया है संजीव मुखिया का, वाकई चौंकाने वाले हैं और एक एक परतों को खुद उसने खोला है, जिस पर गहनता से अब छानबीन जो है आगे बढ़ भी रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब खबर अनंत सिंह से जुड़ी हुई है। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने दावा किया है कि वो 10 से 20 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे और साथ ही अनंत सिंह ने यह भी कहा कि मोकामा से उनका टिकट कंफर्म है। हालांकि इसके अलावा किसी और मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी बात नहीं की। अभी अनंत सिंह की पत्नी मोकामा से विधायक है। अगर अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पत्नी का टिकट कटना तय है। बता दें कि अनंत सिंह अपने बड़े भाई बिरंची सिंह की पोती की शादी में शामिल हुए। शादी के लिए कोर्ट ने एक दिन की पैरोल दी। शादी समारोह में अनंत सिंह ने नदवा गांव पहुंचते ही वहां पुरानी रौनक लौट आई। ज्यादातर समय अनंत सिंह अपने समर्थकों से घिरे रहे। के पैरोल पे आपको मिला है तो गांव में काफी उत्साह देखा गया है। हाँ। क्या कहना चाहिए? बढ़िया है, आए शादी में, पोता पोती की शादी है। तो फिर मतलब आज ही एक ही दिन का मिला है? हाँ, एक दिन का है, कल चल जाना है। आपके समर्थक बहुत उत्साहित हैं आज आपको देख हाँ, करके अपने। रहेगा नहीं अपना देंगे। तो आपको उम्मीद है दादा कि चुनाव के पहले तक आप? नहीं, मैं तो आएंगे 10 से 20 दिन में। हाई कोर्ट हॉल है। टिकट का दादा कुछ टिकट के लिए जदयू से ही? टिकट का तो हम है, हमारा टिकट का हमारा पूछना कहाँ है। और पटना से बड़ी खबर, जहां आरएसएस और बीजेपी की अहम बैठक है। बीएल संतोष के साथ ये बैठक चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष हैं। आज बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है और चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक है, रायशुमारी हो रही है, चुनाव की तैयारियों पर मंथन चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी कोटे से 21 मंत्रीगण हैं, उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री श्री बीएल संतोष जी समीक्षा बैठक हो रहा है कि सरकार आम जनता के द्वार और उनको सुलभ तरीके से कैसे अपने विभाग के कार्यों को पहुंचा सकें और जनता को अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है इसका तो उसको कैसे हम निदान निकाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आज चर्चा होगी कि बिहार सरकार आम जनता के द्वार तक जो है सुलभ तरीके से कैसे पहुंचे और योजना कैसे पहुंचे, इन सब बातों पर कैसे काम चल रहा है, इन पर चर्चा होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। दुनिया भर में मजदूरों के कल्याण पर चर्चा होगी, लेकिन भागलपुर में आज भी मजदूर काम की तलाश में गांव से शहर में आए हुए हैं। इन मजदूरों का कहना है कि सप्ताह में 2-3 दिन ही काम मिलता है। बड़ी मुश्किल से वे अपना परिवार चला पाते हैं। संवाददाता विकास कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। बिहार में पलायन और मजदूर की स्थिति
किसी से छुपी नहीं है। हम आपको भागलपुर के तिलका मांझी चौक की एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब सुबह सुबह आप इस चौक से गुजरिएगा तो सैकड़ों की संख्या में सड़क किनारे आपको मजदूर मिल जाएंगे। ये सभी मजदूर दूर दराज गांव से रोजगार के लिए रोजाना शहर पहुंचते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण फिर ये वापस घर लौट जाते हैं। क्या स्थिति है काम की? स्थिति वही सप्ताह में 2 दिन काम मिलता है, 5 दिन घूर के जाते हैं। कभी कभी मजदूर को बंधक भी बना लिया जाता है। दिक्कत है, दिक्कत बहुत है। धूप में काम करते हैं। कहाँ से आए हैं? मेरा घर बरारी। की स्थिति बड़ी दयनीय है सर, दयनीय है, पूरा दयनीय है। हफ्ता में 2 से 4 दिन भी काम नहीं हो पा रहा है। मजदूर तीनों टाइम ढंग से नहीं खा पा रहा है, खाना नहीं हो पा खाना भी तीनों टाइम ढंग से नहीं। काम हुआ। काम कहाँ होता है सर, हम लोग आते हैं शाहकुंड से आते हैं और रोज घूर के यहाँ से चले जाते थे। सप्ताह में जो है 2 दिन काम किए हैं, अभी काम हो ही नहीं रहा है। मजदूरी लोग कतार के लिए दर्द मजदूर का बढ़ गया है। काम नहीं मिलता है सर, रोज घूम के जाते हैं, रोज घूम के चले जाओ, दिक्कत होती है। क्या मांग कहिएगा, सरकार से क्या अपील कीजिएगा? कि काम दे दीजिए, अच्छा फैक्ट्री रोजगार दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए, अच्छा कोई फैक्ट्री खुलवा दे, हम लोग को बखना नहीं पड़ेगा। बिहार में रोजगार चाहिए। बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और मजदूरों का दर्द जो है अब तक कम नहीं हुआ है, लेकिन मजदूरों पर सियासत रोज होती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।